सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मोशन करते हैं, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो रिवॉल्यूशन है वो एक फिक्स्ड पाथ में होता है, उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। सन के अराउंड प्लैनेट्स का जो ये पाथ होता है ये परफेक्टली सर्कुलर पाथ नहीं होता है, बल्कि ये एलिप्टिकल पाथ होता है। केपलर ने प्लैनेट्स के सन के अराउंड मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 लॉज दिए थे, जिनको हम लोग केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। जिसमें से कि जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट्स या लॉ ऑफ एलिप्सिस बोलते हैं। जो सेकंड लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वल एरियाज कहते हैं, और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है। तो सबसे पहले केपलर का फर्स्ट लॉ हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ को जैसा मैंने बताया कि इसको लॉ ऑफ एलिप्सिस या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाता है। लॉ ऑफ एलिप्सिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि केपलर ने ये चीज क्लियर की थी कि जो प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड मोशन कर रहा है वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन ना करते हुए एक एलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्कल और एलिप्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जो सर्कल होता है उसका हम लोग जानते हैं कि रेडियस लगातार कांस्टेंट बना रहता है। जितना डिस्टेंस सर्कल में P से Q तक होगा उतना ही डिस्टेंस A से लेकर के B तक होता है। अगर इस सर्कल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा स्ट्रेच कर दिया जाता है तो उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। सर्कल के केस में जो ये डायमीटर A से लेकर के B तक होता है उतना ही डायमीटर P से लेकर के Q तक होता है। लेकिन एलिप्स के केस में जो ये डिस्टेंस A से लेकर के B तक होगा इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो ये डिस्टेंस P से लेकर के Q तक होता है इसको हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा माइनर एक्सिस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। किसी भी एलिप्स के दो फोकस होते हैं जिनको हमने यहाँ पर F1 और F2 से डिनोट किया है। फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, तो दोनों ही फोकाई जो हैं वो हमेशा मेजर एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, और दोनों फोकाई ओरिजिन से हमेशा इक्विडिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा केपलर के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है सन के अराउंड उसको ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि उसका ऑर्बिट किस नेचर का है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो ऑर्बिट होता है किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड वो हमेशा एलिप्टिकल शेप का होता है, न कि सर्कुलर शेप का। तो केपलर ने सबसे पहले अपने लॉ में ये चीज क्लियर की थी कि जो शेप होता है ऑर्बिट का वो हमेशा एलिप्टिकल होगा, सर्कुलर नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट उसने ये क्लियर किया कि सन जो होता है वो हमेशा इन दोनों फोकल पॉइंट्स में से किसी एक फोकल पॉइंट पर लाई करेगा। जैसे F1 पर भी लाई कर सकता है और F2 पर भी लाई कर सकता है। तो यहां पर हमने सन को F1 पॉइंट पर दिखाया है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ ये दो बेसिक पॉइंट्स जो है वो क्लियर करता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है, वो ये कि जो भी ये प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसकी पोजीशन लगातार चेंज करती चली जा रही है एलिप्स के अलोंग। जब ये प्लैनेट इस पॉइंट पर आ जाएगा तो इसका डिस्टेंस सन से नियरेस्ट हो जाएगा, और जब यही प्लैनेट पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा तो उस केस में इस प्लैनेट का डिस्टेंस सन से मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब सन से किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस नियरेस्ट हो जाता है तो उसको हम लोग पेरिहीलियन बोलते हैं, और जब उस प्लैनेट का डिस्टेंस सन से मैक्सिमम हो जाता है तो उसको हम लोग एफिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पर एफिलियन जो है वो बी पॉइंट पर होगा और पेरिहीलियन ए पॉइंट पर होगा। केपलर के सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है। सपोज ये सन है और इस सन के अराउंड एक प्लेनेट जो है वो मोशन कर रहा है अपने ऑर्बिट में। सन के सेंटर को हमने O पॉइंट से डिनोट किया है। अब ये मान लेते हैं कि ये प्लेनेट जो है वो P1 पोजीशन पर है, जिसको यहाँ पर शो किया गया है, और P1 पोजीशन से ये प्लेनेट P2 पोजीशन में जाने में जो टाइम लगा रहा है उसको हम लोग T P1-P2 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। इसी तरीके से अगर सपोज प्लेनेट P3 से P4 पोजीशन तक जाता है तो उसको जो टाइम लग रहा है वो P3 टू P4 से हमने यहाँ पर डिनोट किया है। और ये दोनों टाइम्स जो हैं हमने ये सपोज किया है कि ये दोनों टाइम्स इक्वल हैं।
यानी जितना टाइम ये प्लैनेट P1 से लेकर के P2 तक लगाता है उतना ही टाइम P3 पॉइंट से लेकर के P4 पॉइंट तक जाने में लगाता है। तो यहाँ पर जो सन का सेंटर है वो O है, जिसको यहाँ पर डिनोट किया गया है, और जो प्लैनेट का सेंटर है उसको यहाँ पर हमने दिखाया है। तो अगर हम सन के सेंटर को इस प्लैनेट के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन है, ये लाइन इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। यही जो है केपलर का सेकंड लॉ कहता है। तो P1 पॉइंट से लेकर के P2 पॉइंट तक जब हम जाएंगे तो उस केस में ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स है, ये कितना एरिया स्वीप कर रही है, इसको अगर हमें निकालना होगा तो वो ये शेडेड एरिया हो जाएगा। तो उस एरिया को हम यहां पर शेडेड कर देते हैं। तो जब प्लैनेट P1 से लेकर के P2 पोजीशन तक जा रहा है तो उस केस में ये जो शेडेड एरिया है, इतना एरिया ये लाइन जो है वो स्वीप कर रही है। इसी तरीके से P3 पॉइंट से लेकर के P4 तक जब ये प्लैनेट जाएगा तो उस केस में जो ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सन एंड द प्लैनेट है, ये कितना एरिया स्वीप करेगी, तो उसको भी हम यहां पर शेडेड कर दे रहे हैं। तो एरिया स्वेप्ट फ्रॉम P1 टू P2 कितना हो जाएगा? एरिया स्वेप्ट फ्रॉम P1 टू P2 ये हो जाएगा OP1 P2, OP1 P2। इसी तरह से P3 से लेकर के P4 तक जब ये प्लैनेट जा रहा है तो उस केस में एरिया स्वेप्ट की वैल्यू जो है, एरिया स्वेप्ट फ्रॉम P3 टू P4 विल बी इक्वल टू OP3 P4। अब हमने सपोज किया था कि P1 से लेकर के P2 तक जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम P3 से लेकर के P4 तक जाने में लगता है, जिसको हमने यहां पर दिखा रखा है TP1 P2 इक्वल टू TP3 P4। इसलिए केपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एरिया OP1 P2 विल बी इक्वल टू एरिया OP3 P4। तो एरिया OP1 P2 विल बी इक्वल टू एरिया OP3 P4। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो लाइन प्लैनेट के सेंटर को सन के सेंटर से ज्वाइन कर रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। यही केपलर का सेकंड लॉ है। यहां से एक चीज और निकल के आती है, वो ये कि हम जानते हैं कि OP1 P2 का एरिया और OP3 P4 का एरिया इक्वल है आपस में, और ये जो लाइन सन के सेंटर को प्लैनेट के सेंटर से ज्वाइन कर रही है उसकी लेंथ यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। तो इसलिए क्या होगा कि इस एरिया को और इस एरिया को इक्वल करने के लिए P1 P2 जो आर्क है और जो P3 P4 आर्क है, इन दोनों में से किस आर्क की लेंथ ज्यादा होगी? तो यहां पर आर्क P3 P4 की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आर्क P1 P2। तो यहां से हम लिख सकते हैं आर्क P1 P2 is less than arc P3 P4। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। एरिया OP1 P2 की वैल्यू जो है वो एरिया OP3 P4 के बराबर है। तो इन दोनों एरियाज को अगर इक्वल होना है तो उस केस में अगर ये लेंथ और ये लेंथ इस लेंथ और इस लेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा है तो उस केस में ये जो आर्क की लेंथ होगी वो इस केस में कम होनी चाहिए, तभी ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो पाएगा। अगर सपोज ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है और अगर इस आर्क की भी लेंथ ज्यादा होगी तो ओवरऑल जो ये शेडेड पोर्शन दिखा रखा है इसकी लेंथ इस शेडेड पोर्शन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। लेकिन केपलर का लॉ ये कहता है कि ये जो टोटल एरिया है OP1 P2 का
वो इक्वल होना चाहिए OP3P4 के। तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसलिए इस आर्क की लेंथ कम होनी चाहिए, जिससे कि ओवरऑल इसके एरिया की वैल्यू इसके एरिया के इक्वल हो जाए। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि आर्क P1 P2 विल बी लेस देन आर्क P3 P4। अब P1 से लेकर के P2 तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो, और P3 से लेकर के P4 तक जाने में जो टाइम लग रहा है, वो दोनों इक्वल हैं। तो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो प्लेनेट है वो P3 से लेकर के P4 तक ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि आर्क P3 P4 की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये स्पीड है प्लेनेट की P3 से लेकर के P4 तक जाने के लिए, वो स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द स्पीड फ्रॉम P1 टू P2। तो सिंस आर्क P3 P4 इज ग्रेटर देन आर्क P1 P2, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम P3 टू P4 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम P1 टू P2, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी फ्रॉम P3 to P4 will be greater than velocity from P1 to P2। यानी जो प्लेनेट है उसकी वेलोसिटी P3 से लेकर के P4 तक जाने के दौरान ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो उसकी वेलोसिटी P1 से लेकर के P2 तक का डिस्टेंस कवर करने में है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि जब ये प्लेनेट जो है सन के ज्यादा नजदीक होगा तो उस केस में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जब इसका डिस्टेंस सन से ज्यादा होगा तो उस केस में इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। तो जब भी प्लेनेट जो है सन के पास में आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, और जब वो सन से दूर होता है तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। यानी कि ऑर्बिट के दौरान किसी भी प्लेनेट की जो वेलोसिटी है वो लगातार कांस्टेंट नहीं बनी रहती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो प्लेनेट जो है वो सन के नियर है या फार है। सन के पास होने पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और सन से दूर होने पर उस प्लेनेट की वेलोसिटी कम होगी। केपलर के सेकंड लॉ के केस में एक चीज और ध्यान देने योग्य है, वो ये कि जो ये लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन है, ये क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल एरियाज जो है वो कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। एरियल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, एरिया ट्रेस्ड पर यूनिट टाइम, यानी एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना एरिया जो है वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, यानी जितना एरिया वो प्लेनेट P1 से लेकर के P2 तक जाने में ट्रेस करता है, उतना ही एरिया P3 से लेकर के P4 तक जाने में ट्रेस करेगा। तो इसको हम लोग एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑर्बिट में किसी भी प्लेनेट की लगातार कांस्टेंट बनी रहेगी, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो प्लेनेट इक्वल एरियाज जो है वो स्वीप करेगा।